तो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आपको जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो ब्लड के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं और ये हम किस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर आपके सिलेबस में चल रहा है बेटा, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स में आपको पढ़ाया जा रहा है। इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स में मैं ब्लड टॉपिक के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। ब्लड में मैं आपको बेटा प्लाज्मा के बारे में बता चुका हूँ और अब ब्लड सेल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। जिस ब्लड सेल्स के बारे में आपको बताया जा रहा है वो है आरबीसी या लाल लोथित कणिकाएँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको आरबीसी के बारे में कई बातें बताई थी, लेकिन अब आप उनसे आगे आपको बताएंगे। देखिए आरबीसी के बारे में, लाल लोथित कणिकाएँ कहते हैं हिंदी में। कई बातें कल इनके बारे में बता दी गई आपको, लेकिन जो कल नहीं बताई थी उससे आगे आज आपको बताया जाएगा। ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस, बेटा आप जानते ही होंगे ब्लड ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा। किसी का ए ब्लड ग्रुप होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है या ए बी होता है। डिफरेंट टाइप के जो ब्लड ग्रुप होते हैं उन ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस भी आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप are occur on the membrane of RBC. ब्लड ग्रुप रक्त समूह के एंटीजन, रक्त समूह के एंटीजन रक्त समूह के एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं, आरबीसी की कला पर पाए जाते हैं। इस तरह से बेटा ये पॉइंट आप देख रहे होंगे। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आर अकर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। रक्त समूह के एंटीजन आरबीसी की कला पर पाए जाते हैं। आगे RH एंटीजन, RH एंटीजन is also present on the membrane of RBC. RH एंटीजन भी आरबीसी की कला पर पाया जाता है, आरबीसी की कला पर पाया जाता है। तो बेटा इस तरह आपको बताया जा रहा है कि जो आरबीसी होती हैं, लाल लोथित कणिकाएँ होती हैं, उन लाल लोथित कणिकाओं की मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस भी पाए जाते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा या सुना भी होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, उनके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। जैसे ए ब्लड ग्रुप होता है तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है तो एंटीजन बी होता है, ओ ब्लड ग्रुप में और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होते हैं और ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आ रहा होगा कि आपको बताया जा रहा है। समझ रहे नहीं तो आप इस तरह बेटा समझ रहे होंगे जो आपको बताया जा रहा है। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आर अकर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। रक्त समूह के एंटीजन आरबीसी की कला पर पाए जाते हैं। RH एंटीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। RH एंटीजन भी आरबीसी की कला पर पाए जाते हैं। इस तरह से बेटा आप ये पॉइंट को देख लें, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें, समझ लें कि आपको बताया गया है। इस तरह से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी जो आपको बताई गई है। क्लियर है बेटा, ये बताया गया आपको। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए पॉइंट को। सिंगल RBC is light yellow color. Single RBC is light yellow color and
group of RBC is red color। एक RBC हल्के पीले रंग की होती है, हल्के पीले रंग की होती है, हल्के पीले रंग की होती है। और RBC का समूह लाल रंग का होता है। RBC का समूह लाल रंग दिखाता है। अगर अकेली सिंगल RBC को देखें तो हल्के पीले रंग की होती है, लेकिन अगर RBC के ग्रुप को देखें तो कैसा कलर दिखता है बेटा? RBC के ग्रुप को देखें तो कलर दिखता है RBC के ग्रुप का कलर दिखता है लाल। इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो अभी आपको बताई गई है। इन RBC पिगमेंट hemoglobin is present, hemoglobin is present। RBC में वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC में वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बेटा इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे जो मैंने अभी आपको बताए गए पॉइंट हैं, इनको आप ऑब्जर्व कर लें। जो पॉइंट आपको अभी बोर्ड पर बताए गए हैं इसमें देखें, देखिए आगे। ईच RBC हैज़ 26 करोड़। ईच RBC हैज़ 26 1/2 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रखती है। प्रत्येक RBC छब्बीस से 1/2 करोड़ HB अणु रखती है। इस तरह से बेटा ये समझ रहे होंगे सिंगल RBC का, अगर अकेली RBC को देखें तो लाइट येलो कलर की होती है। RBC का ग्रुप कैसा होता है बेटा? RBC के ग्रुप को कहा जाता है, RBC का ग्रुप लाल रंग का दिखाई देता है। RBC में पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं और RBC में वर्णक हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और प्रत्येक RBC में 26 से 1/2 करोड़ हीमोग्लोबिन अणु रखती है प्रत्येक RBC। इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो भी आपको बताई गई है। मॉलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, मॉलिकुलर वेट ऑफ ईच HB मॉलिक्यूल इज 67,200 67,200। मतलब प्रत्येक HB मॉलिक्यूल्स का आणविक भार कितना होता है? मॉलिकुलर वेट ऑफ ईच HB मॉलिक्यूल इज 67,200 डाल्टन होता है। इस तरह से बेटा ये आपको समझ रहे होंगे जो आपको बताया जा रहा है। देख लीजिए पॉइंट जो आपको बताए गए हैं बोर्ड पर, ऑब्जर्व कर लें इन पॉइंट्स को। बेटा कल आपको हमने RBC के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन उससे आगे की बातें आज आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए पॉइंट को बेटा, ऑब्जर्व कर ले पॉइंट जो भी आपको बताए गए हैं। देखिए बेटा अभी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको देखें, थोड़ा ऑब्जर्व करें। प्रत्येक HB अणु का आणविक भार
67,200 डाल्टन होता है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बेटा देख लें, प्रत्येक एचबी अणु का आणविक भार 67,200 डाल्टन होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का। आगे बेटा, कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। इन कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, इन कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के कंपोजिशन में, इन कंपोजिशन ऑफ आरबीसी 60% वाटर एंड 40% सॉलिड पार्ट, 40% सॉलिड पार्ट। आरबीसी के संगठन में, आरबीसी के संगठन में 60% जल एवं 40% ठोस भाग पाया जाता है। इस तरह समझ रहे होंगे बेटा, आरबीसी के संगठन में क्या होता है, 60% जल होता है एवं 40% ठोस भाग पाया जाता है। इस तरह आपको पता चल रहा होगा बेटा क्या बताया गया है। अब आगे देखिए, हीमोग्लोबिन फॉर्म 36% ऑफ टोटल वेट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के वेट का, टोटल वेट का 36% फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन एंड 90% पार्ट फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्ट। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्येक इन कंपोजिशन आरबीसी 60% वाटर एंड 40% सॉलिड पार्ट होते हैं। आरबीसी के संगठन में 60% जल होता है और 40% ठोस भाग पाया जाता है। एचबी फॉर्म, एचबी क्या करता है, फॉर्म बनाता है 36% ऑफ टोटल वेट ऑफ आरबीसी। एचबी हीमोग्लोबिन बनाता है, टोटल आरबीसी के टोटल वेट का 36% भाग बनाता है और 90% भाग किसका बनाता है, सॉलिड पार्ट का। आरबीसी के सॉलिड पार्ट का बनाता है 96% भाग। इस तरह से आप समझ में आ रहा होगा बेटा। ये जो आपको पॉइंट बताए गए हैं देख लें अच्छे से। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ये जो आपको नीचे बताया गया है इस पॉइंट को मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। एचबी या हीमोग्लोबिन टोटल कुल आरबीसी का 36% भाग बनाता है एवं ठोस भाग का 90% पार्ट भाग बनाता है। इस तरह बेटा ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो पॉइंट आपको बताए गए हैं अभी। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी का 36% भाग बनाता है कुल आरबीसी का एवं ठोस भाग का 90% भाग बनाता है। इस तरह से पॉइंट आपको बेटा क्लियर हो रहा होगा। देख लीजिए अच्छे से, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को। अब आप समझ रहे होंगे पॉइंट आपको जो बताए गए हैं अभी, ठीक है। इस तरह से बेटा ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा जो अभी आपको बताया गया है। इस तरह से आपको जो पॉइंट बताए गए हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे क्या आपको बताया गया है। देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए। अब बेटा जो भी आपको बताया जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ एचबी स्ट्रक्चर, हीमोग्लोबिन संरचना के अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ एचबी स्ट्रक्चर, एचबी कंपोनेंट, एचबी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। एचबी में हीम 5% होता है, ग्लोबिन 95% होता है। हीम पार्ट के बारे में बेटा ध्यान से सुन लें। हीम में क्या होता है, हीम पहला पार्ट है हीम, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है। हीम में क्या होता है, पोरफायरिन
पोरफायरिन रिंग इज प्रेजेंट, पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट हीमोग्लोबिन हीम में पोरफायरिन रिंग इज प्रेजेंट होती है। एंड आयरन इज अकर in the form of iron is occur in the form of Fe+2, आयरन Fe+2 की फॉर्म में पाया जाता है। इस तरह से बेटा ये आप समझ रहे होंगे जो आपको भी बताया गया बोर्ड पर, एक एक बात आपको क्लियर हो रही होगी जो अभी आपको बताई गई है। किसके बारे में बताई गई है बेटा? हीमोग्लोबिन के बारे में जो बातें आपको बताई गई हैं वो बात आपको समझ में आ रही होंगी अभी क्या आपको बताया गया है। तो बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई होगी क्या बताई गई है। अब मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, देख लें। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हीम 5% होता है, ग्लोबिन 95% होता है, हीम में पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बेटा, जो भी आपको बताया गया है, देख लें अच्छे से। इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ बेटा। हीमोग्लोबिन की संरचना, हीमोग्लोबिन की संरचना, हीमोग्लोबिन दो भागों से मिलकर बना होता है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। फर्स्ट हीम जो 5% होता है हीमोग्लोबिन में, दूसरा होता है बेटा ग्लोबिन जो कितने परसेंट होता है? 95% होता है। सबसे पहले हीम के बारे में आपको बताया गया है। हीम में पोरफायरिन वलय पाई जाती है। और इसके अलावा हीम में क्या होता है बेटा? पोरफायरिन वलय पाई जाती है। आयरन लोहा Fe+2 के रूप में पाया जाता है, Fe+2 के रूप में पाया जाता है, इस तरह से ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो भी आपको बताई गई है बेटा। समझ रहे होंगे क्या आपको यहाँ पर बताया गया है हीमोग्लोबिन के बारे में। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, देख लें आगे इसी में अगला पॉइंट है। ईच HB molecules, in each HB molecules one heme carry 4 molecules of O2 के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है एक हीमोग्लोबिन। इस तरह से आप समझ रहे होंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल O2 के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी करता है। देख लें पॉइंट बेटा। ईच हीमोग्लोबिन HB मॉलिक्यूल, इन ईच HB मॉलिक्यूल्स वन हीम कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, एक हीम में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो आपको भी बताया जा रहा है बेटा। क्या आपको बताया गया ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, इन ईच HB मॉलिक्यूल्स वन हीम कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। हीमोग्लोबिन में प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में एक हीम ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा होता है, 4 अणुओं से जुड़ा होता है। इस तरह बेटा ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में एक हीम ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा होता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में एक हीम ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ा होता है। इस तरह से आगे देखिए बेटा। इन
100 ml blood, hemoglobin is content of hemoglobin is 100 ml blood content of hemoglobin is 15 ग्राम। बेटा यहाँ पे देख लें पॉइंट, 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम होती है। HB की मात्रा कितनी होती है बेटा? 15 ग्राम। इस तरह से आपके समझ में आ रहा होगा बेटा। और एक पॉइंट और देख लें, 1 molecule of hemoglobin, 1 molecule of hemoglobin, 1 molecule of hemoglobin carry 1 molecule of hemoglobin carry 1.34 ml of O2, 1.34 ml O2। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स 1.34 ml O2 कैरी करता है। एक HB का अणु 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस तरह से बेटा ये पॉइंट आप देख रहे होंगे, समझ रहे हैं क्या आपको बताया जा रहा है। एक HB का अणु 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस तरह से आपको बेटा एक एक बात समझ में आ रही होगी जो भी आपको बताई गई है। और बेटा आगे और याद रखना है, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml, 100 ml of blood transport 20 ml of 100 ml of blood transport 20 ml of oxygen, 20 ml oxygen। 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस तरह बेटा ये पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। देख लें पॉइंट को अच्छी तरह से बेटा। इन 100 ml ब्लड कंटेंट ऑफ HB इज 15 ग्राम। 100 ml रक्त में HB की मात्रा 15 ग्राम होती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ HB कैरी 1.34 ml O2। एक HB का अणु 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट 20 ml O2। 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इस तरह से बेटा ये आपको अभी बताया जा रहा है। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझ लें, देख लीजिए पॉइंट को बेटा, और एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी आपको बताया जा रहा है। देख लीजिए पॉइंट को बेटा, ऑब्जर्व कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं। इस तरह बेटा अब अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं जो आरबीसी में पाया जाता है। अब उसके ग्लोबिन पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्लोबिन, ग्लोबिन it is made up of 4 polypeptide chain, 4 polypeptide chain। ग्लोबिन यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखलाओं
की बनी होती है। कौन कौन सी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं बेटा? पहली अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे कहते हैं अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जिसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं बेटा? इसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। तो आप इस तरह समझ रहे होंगे अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बेटा, हाँ अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बेटा, सॉरी याद रखना है यहाँ पे 141 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 141 अमीनो एसिड होते हैं अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में। इस तरह से ये समझ में आ रहा होगा आपको कितने अमीनो एसिड होते हैं? 141 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड। दूसरी होती है बेटा बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन इसे कहते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पेप्टाइड श्रृंखला जिसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? इसमें पाए जाते हैं बेटा 146 अमीनो एसिड, 146 अमीनो एसिड होते हैं, 40 अमीनो एसिड होते हैं। तीसरी होती है डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन इसे कहते हैं डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसमें भी 146 अमीनो एसिड होते हैं। कितने अमीनो एसिड होते हैं बेटा? 146 अमीनो अम्ल होते हैं, 146 अमीनो अम्ल होते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। चौथी होती है बेटा अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन, गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 146। अमीनो एसिड होते हैं, 146 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इस तरह से बेटा ये आप देख रहे हैं जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो ग्लोबिन पार्ट 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ ये आपको बताई गई हैं, अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा। देख लें बेटा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएँ बनी होती हैं। ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की बनी होती है। अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 141 अमीनो एसिड की बनी होती है। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 146 अमीनो अम्ल की बनी होती है। और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 146 अमीनो अम्ल की बनी होती है। और गामा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे गामा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं 146 अमीनो अम्ल की बनी होती है। इस तरह से बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। तो बेटा ये समझ गए होंगे आपको क्या बताया गया है। अभी आपको देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को अच्छे से। आगे देखिए बेटा पॉइंट आपको बता रहे हैं जो अभी आपको आगे डिस्कस किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of polypeptide chain, three type of HB are found in human.
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर मानव में तीन प्रकार की हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं, HB पाई जाती हैं, HB पाई जाती हैं। पहला कौन सा बेटा? HbA1, दूसरा HbA2, तीसरा HbF। एडल्ट में पाया जाता है, ये भी एडल्ट में पाया जाता है। एडल्ट को कहते हैं वयस्क, ये भी वयस्क में पाया जाता है। ये फीटस या एम्ब्रियो में पाई जाती हैं, एम्ब्रियो में या भ्रूण में पाई जाती हैं। HbA1 जो होता है बेटा, HbA1 में क्या होता है? 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। HbA2 2 अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। HbF में 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। HbF कैरी मोर ऑक्सीजन in comparison to other type of HB। देख लें बेटा, अभी जो फोटो बताया गया है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पर 3 प्रकार के HB पाए जाते हैं ह्यूमन में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन के बेसिस पर 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? HB पाए जाते हैं ह्यूमन में। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर मानव में 3 प्रकार के HB पाए जाते हैं। पहला बेटा जो भी आपको बताया गया HbA1, जिसे एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये एडल्ट में पाया जाता है। एडल्ट HB भी कहलाता है, ये एडल्ट HB भी कहलाता है, ये भी एडल्ट HB कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं, ये वयस्क में पाया जाता है। इसमें HbA1 में क्या होता है बेटा? 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं। HbA2 जो वयस्क में पाए जाते हैं, ये भी वयस्क में मिलते हैं। HbA2 2 अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बने होते हैं। और HbF 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनते हैं और भ्रूण में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? भ्रूण में पाए जाते हैं। HbF कैरी मोर ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू अदर टाइप ऑफ HB। HbF ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन कैरी करते हैं अदर टाइप ऑफ HB के कंपेरिजन में। बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है किसमें? HbF में। हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल HB इज़ मोर देन एडल्ट HB। समझ लें, ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ फीटल HB इज़ मोर देन एडल्ट HB, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इसी पॉइंट को देख लीजिए बेटा। ये आप समझ गए होंगे कि आपको बताया गया है। देख लें, HbF में ऑक्सीजन बंधन क्षमता वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा होती है। वयस्क हीमोग्लोबिन या दूसरे टाइप के हीमोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा होती है। वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा होती है। इस तरह से ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आया होगा जो भी आपको बताया गया है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। वहन HB
combine when Hb combine with oxygen it form oxyhemoglobin which carry oxygen, जो ऑक्सीजन कैरी करता है, which carry oxygen। इस तरह बेटा सबसे पहले आपको बताया जो भ्रूण में या एम्ब्रियो में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन से बंधन की जो क्षमता होती है एडल्ट हीमोग्लोबिन या वयस्क के अंदर मिलने वाले हीमोग्लोबिन की तुलना में ज़्यादा होती है। इसमें भ्रूण के हीमोग्लोबिन में या एम्ब्रियो के हीमोग्लोबिन में। पहला पॉइंट आपको यही बताया गया है। और बेटा दूसरे पॉइंट में आपको ये बताया गया है व्हेन Hb कंबाइन विद O2 इट फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब Hb O2 से कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है विच कैरी ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जब Hb या हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा Hb, ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है तब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो ऑक्सीजन परिवहन करता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा जी क्या आपको बताया गया। व्हेन Hb कंबाइन विद O2 इट फॉर्म ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन। जब Hb ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन परिवहनित की जाती है या ट्रांसफ़र की जाती है। हीमोग्लोबिन के द्वारा जुड़कर ही ऑक्सीजन बॉडी की डिफरेंट सेल्स में जाती है और टिश्यूज़ में जाती है, ऊतकों में जाती है। इस तरह आप समझ रहे होंगे बेटा जो भी आपको बताया जा रहा है। आगे देखें बेटा अगला पॉइंट, व्हेन Hb कंबाइन विद O3, ओजोन से जब कंबाइन होता है Hb इट फॉर्म मैट हीमोग्लोबिन, तब ये क्या बनाता है, मैट हीमोग्लोबिन बनाता है, मैट हीमोग्लोबिन विच इज यूजलेस फॉर कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखें जब हीमोग्लोबिन O3 से जुड़ता है तब यह मैट हीमोग्लोबिन Hb बनाता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए बेकार होता है, परिवहन करने के लिए बेकार होता है। इस तरह ही आप समझ रहे होंगे बेटा क्या आपको बताया गया है। वह ऑक्सीजन कंबाइन विद O3 से कंबाइन करता है तब ये क्या बनाता है, मैट हीमोग्लोबिन बनाता है जो यूजलेस होता है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, उसके द्वारा ऑक्सीजन को कैरी नहीं किया जा सकता है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन बॉडी के डिफरेंट सेल्स में नहीं पहुंच पाती है। इस तरह से पॉइंट आपको बेटा क्लियर हो गया होगा जो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। तो बेटा आप समझ गए होंगे क्या आपको बताया गया है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। देखें अब आगे साइज ऑफ आरबीसी। अब बेटा आपको बताया जाएगा आरबीसी का साइज। आरबीसी का साइज कैसा होता, कितना कितना होता है। साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का
आकार, आरबीसी का आकार, लाल लोहर कणिकाओं का आकार, आरबीसी का आकार। आरबीसी का आकार साइज कितना होता है? ह्यूमन आरबीसी का साइज होता है बेटा, कितना होता है? 7.5 माइक्रोन, 7.5 माइक्रोन होता है। रैबिट आरबीसी का साइज कितना होता है? 6.9 माइक्रोन। इस तरह से बेटा ये आपको बताया जा रहा है कि कौन सी आरबीसी का साइज़ कितना होता है। फ्रॉग आरबीसी का साइज़ कितना होता है बेटा? 35 माइक्रोन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मानव आरबीसी का साइज़ होता है, जो लिखा हुआ है 7.5 माइक्रोन। खरगोश आरबीसी, खरगोश मानव की आरबीसी, खरगोश के अंदर मिलने वाली लाल लोहर कणिकाओं का साइज होता है 6.9 माइक्रोन। मेंढक की आरबीसी का साइज होता है या आकार होता है 35 माइक्रोन। इस तरह से ये आपको समझ में आया होगा बेटा जो अभी आपको बताया गया है। अब आप बेटा ध्यान से देख लें, लार्जेस्ट आरबीसी किसकी होती है? लार्जेस्ट आरबीसी इन वर्टिब्रेट्स में एम्फीबिया वर्ग में आने वाले एक एनिमल्स एम्फ्यूमा, इसकी होती है एम्फ्यूमा की होती है सबसे बड़ी आरबीसी, और ये 75 to 80 माइक्रोन की होती है सबसे बड़ी आरबीसी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ऑर्गेनिजम्स की होती है? याद रखेंगे, एम्फीबिया क्लास में आने वाले एक ऑर्गेनिजम्स एम्फ्यूमा की होती है। एम्फ्यूमा लार्जेस्ट आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी कशेरुकियों में एम्फ्यूमा, इसकी होती है एम्फ्यूमा की होती है 75 से 80 माइक्रोन तक होती है। सबसे बड़ी आरबीसी यही होती है जो भी अभी आपको बताई गई है, जो याद रखेंगे। क्लास कौन सी में आता है बेटा? एम्फीबिया में आता है, जो भी आपको बता दिया गया है। स्मॉलेस्ट आरबीसी, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? सबसे छोटी आरबीसी स्मॉलेस्ट आरबीसी इज़ मस्क डियर की होती है। किसकी होती है? मस्क डियर। कस्तूरी मृग, आपने सुना होगा कस्तूरी मृग का नाम, हिंदी में पढ़ा होगा। कस्तूरी मृग में नाभि कस्तूरी जो होती है उसके नाभि में रहती है, समझ रहे? कस्तूरी की महक और मृग को पहचान नहीं होती, कस्तूरी उसकी नाभि में है। तो स्मॉलेस्ट आरबीसी किसमें पाई जाती है बेटा? मस्क डियर में या कस्तूरी मृग में पाई जाती है। मस्क डियर में सबसे छोटी आरबीसी मिलती है, 2.5 माइक्रोन की होती है। इतनी होती है, 2.5 माइक्रोन की होती है सबसे छोटी आरबीसी। कस्तूरी मृग में पाई जाती है, 2.5 माइक्रोन की होती है, याद रखेंगे। इस तरह से आपको बताया गया है कि साइज़ ऑफ आरबीसी डिफरेंट टाइप की जो आरबीसी होती हैं उनका साइज़ क्या होता है, ये आपको बताया गया है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा बेटा। देख लें पॉइंट को अच्छी तरह देख लें। ह्यूमन आरबीसी 7.5 माइक्रोन की होती है, मानव आरबीसी का साइज़। रैबिट आरबीसी 6.9 माइक्रोन की होती है। फ्रॉग आरबीसी 35 माइक्रोन की होती है। मेढक की आरबीसी हिंदी में लिखा हुआ है लार्ज। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ्यूमा की होती है, जो एम्फीबिया वर्ग में आता है, 75 to 80 माइक्रोन की होती है। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? मस्क डियर की होती है, 2.5 माइक्रोन, जिसे कस्तूरी मृग कहते हैं। सबसे छोटी आरबीसी इसी की होती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। देख लें पॉइंट को, ऑब्जर्व कर लें, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे।
आगे देखते हैं बेटा, आगे पॉइंट देखेंगे। चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइज में जो चेंज होता है इट इज़ कॉल्ड एनाइसोसाइटोसिस। एनाइसोसाइटोसिस, इसे क्या कहते हैं? एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं। आरबीसी का अगर साइज़ में चेंज हो जाए, आरबीसी के साइज में चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा? एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या होता है। तो आरबीसी के साइज में अगर परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा? एनाइसोसाइटोसिस कहलाएगा। आरबीसी के आकार में परिवर्तन एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। पॉइंट देख लें अच्छे से। आरबीसी के आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको बेटा समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एज वहन ड्यू टू द विटामिन B12 के कारण द साइज ऑफ आरबीसी इज इंक्रीजेज, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। देन इट इज़ कॉल्ड मैक्रोसिस्टिस, तब इसे कहते हैं मैक्रोसिस्टिस। जब विटामिन B12 के कारण आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, तब इसे मैक्रोसिस्टिस कहते हैं। इस तरह से बेटा ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। जब आरबीसी का साइज़ बढ़ जाए, विटामिन B12 के कारण आरबीसी का साइज़ बढ़ जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? मैक्रोसिस्टिस कहते हैं उस आरबीसी को। समझ रहे होंगे। विटामिन B12 की कमी के कारण, विटामिन B ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी के कारण इस तरह से आप समझ रहे होंगे। विटामिन B12 की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? व्हेन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 द साइज ऑफ आरबीसीज इंक्रीजेज, देन इट इज़ कॉल्ड मैक्रोसिस्टिस। जब विटामिन B12 की कमी के कारण आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, तब इसे मैक्रोसिस्टिस कहते हैं, तब इस आरबीसी को। तो आरबीसी के आकार में परिवर्तन बेटा क्या कहलाता है? एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। चेंज इन साइज ऑफ आरबीसी इट इज़ कॉल्ड एनाइसोसाइटोसिस। आरबीसी के साइज में परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा? एनाइसोसाइटोसिस कहलाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एनाइसोसाइटोसिस कहलाती है। समझ रहे होंगे। देख लें पॉइंट को बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉइंट में देखेंगे। व्हेन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, the size of RBC decreases. The size of RBC is decreases. Size of RBC decreases. Then it is called microcystis.
माइक्रोसिस्टिस, जब लोहे की कमी के कारण आरबीसी का साइज़ घट जाता है, आरबीसी का आकार घट जाता है, तब इसे माइक्रोसिस्टिस कहा जाता है। माइक्रोसिस्टिस कहते हैं, तब इसे माइक्रोसिस्टिस कहते हैं। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बच्चा। व्हेन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ Fe द साइज ऑफ आरबीसी डिक्रीजेज देन इट इज़ कॉल्ड माइक्रोसिस्टिस। जब लोहे की कमी के कारण आरबीसी का आकार घट जाता है, तब इसे क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोसिस्टिस कहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा आरबीसी के बारे में। देख लें बेटा, आरबीसी की जो बेटा शेप है, शेप ऑफ आरबीसी के बारे में वैसे पहले आपको बताया था, लेकिन दोबारा फिर बता देते हैं यहाँ पे। शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी की आकृति, आरबीसी की आकृति आपको पहले बताइए। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? बाई कॉनकेव, द्विअवतलाकार होती है। कैसी होती है? द्विअवतलाकार, बताया हुआ है आपको। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? द्विअवतलाकार होती है। व्हेन चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी इट इज़ कॉल्ड पॉलीसाइटोसिस। देख लें ध्यान से। जब बेटा आरबीसी की पोइक्लोसाइटोसिस आएगा, पोइक्लोसाइटोसिस जब आरबीसी की शेप में चेंज हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? पोइक्लोसाइटोसिस कहते हैं। पोइक्लोसाइटोसिस कहलाते हैं। देख लें अच्छी तरह से। जब आरबीसी की शेप में चेंज हो जाता है, तब क्या कंडीशन क्या कहते हैं? इसे पोइक्लोसाइटोसिस कहते हैं। जब आरबीसी की शेप में चेंज हो जाता है, तब इस कंडीशन को कहते हैं पोइक्लोसाइटोसिस। जैसे उसे एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं, जब उसके साइज में चेंज होता है तब तो एनाइसोसाइटोसिस कहते हैं, जो भी आपको बताया था। लेकिन जब इसकी शेप में चेंज होता है तो उसे पोइक्लोसाइटोसिस कहती हैं। पोइक्लोसाइटोसिस ये लिखा हुआ है बेटा। आगे बढ़ते हैं। जब आरबीसी की आकृति में परिवर्तन होता है, तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे पोइक्लोसाइटोसिस कहते हैं। पोइक्लोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे उदाहरण यूरेमिया के मामले में आरबीसी की आकृति विकृत हो जाती है। जिसे बरकोशिका कहते हैं। इसे बरकोशिका कहते हैं। इन द यूरेमिया शेप ऑफ, पहले भी आपको बताया था, शेप ऑफ आरबीसी इज
distorted, then it is called बर्सेल्स। देख लें अच्छे से बेटा, जो भी आपको बताया गया है इस तरह से ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। इन सिकल सेल एनीमिया, अगला पॉइंट, इन सिकल सेल एनीमिया द शेप ऑफ RBC is sickle shape। सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में RBC की आकृति हंसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? हंसियाकार हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है। इस तरह से पॉइंट बेटा आपको समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया गया है। तो बेटा इन द यूरेमिया शेप ऑफ RBC इज डिस्टॉर्टेड। यूरेमिया के केस में क्या होता है? RBC की शेप डिस्टॉर्टेड हो जाती है और तब इसे बर्सेल कहते हैं। बेटा ये सबसे पहले आपको बताया गया है, जब RBC की आकृति में परिवर्तन होता है तो इसे पोइकिलोसाइटोसिस कहते हैं। तो RBC की आकृति में जब परिवर्तन होते हैं उनके उदाहरण भी कुछ दिए गए हैं। यूरेमिया के केस में RBC की शेप क्या हो जाती है? डिस्टॉर्टेड हो जाती है या विकृत हो जाती है, तब इसे बर्सेल कहते हैं। उसी तरह से आपको बताया गया सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? RBC की कोशिका कैसी हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया में RBC की कोशिका हो जाती है हंसियाकार हो जाती है या सिकल शेप हो जाती है। तो बेटा इस तरह से आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टॉनिक सॉल्यूशन मतलब अतिपराशरी विलयन में, अतिपराशरी विलयन में अगर RBC को रखा जाता है तो क्या होता है? RBC की शेप, RBC श्रिंक हो जाती है। अतिपराशरी इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन RBC बिकम श्रिंक। अतिपराशरी विलयन में, अतिपराशरी विलयन में RBC सिकुड़ जाती है। अतिपराशरी विलयन में क्या होता है बेटा? RBC सिकुड़ जाती है। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो मतलब अतिपराशरी विलयन है ये बेटा कम पराशरी विलयन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन RBC बिकम स्वेल अप, फूल जाती है। RBC बिकम स्वेल अप एंड बस्ट, बर्स्ट। कम पराशरी, पराशरी विलयन में RBC फूल जाती है और फट जाती है। तो इस तरह से बेटा ये आप समझ रहे होंगे जो आपको भी पॉइंट बताया गया है। जीरो 0.8% से 1% NaCl solution is isotonic for RBC। 0.8 से 1% NaCl का विलयन RBC के लिए समपराशरी होता है, समपराशरी होता है।
तो बेटा ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्या बताया है कि आरबीसी की सेहत के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी तरह आपको बताया गया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब अतिपराशरी विलयन में क्या होता है, आरबीसी सिकुड़ जाती है। अतिपराशरी विलयन में आरबीसी सिकुड़ जाती है। इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी जो भी आपको बताया गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी फूल जाती है, फूलने के बाद और फट जाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। और 0.8 से 1% NaCl सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, NaCl सॉल्यूशन 0.8 से 1% तक का NaCl सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है या समपराशरी विलयन होता है आरबीसी के लिए। बेटा एक पॉइंट और देख लेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से। अस्सी से 82 mg% ग्लूकोज इज ऑल्सो आइसोटोनिक। 80 से 100 mg% ग्लूकोज आइसोटोनिक होता है, समपराशरी ग्लूकोज भी समपराशरी होता है। इस तरह से बेटा हमने आपको यहाँ पे बता दिया है आरबीसी के बारे में। जो बेसिक बातें जो बताई गई हैं आरबीसी के बारे में वो आप समझ रहे होंगे क्या आपको बताया गया आरबीसी के बारे में। तो अब इससे आगे, अभी जो आरबीसी की सेहत के बारे में बताया गया है, अब इससे आगे की बातें आपको अगली क्लास में बताई जाएंगी। थैंक यू।